हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंत्रा लर्निंग। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के चैप्टर में आज हम देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड लिमिटेशन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इससे पहले के लेक्चर्स में हमने देखे थे कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में। कॉस्ट अकाउंटिंग का मीनिंग देखा, कॉस्ट अकाउंटिंग फीचर्स, कॉस्ट अकाउंटिंग के एडवांटेजेस, लिमिटेशन, और फिर देखे थे मैनेजमेंट अकाउंटिंग का फीचर्स और डेफिनेशन। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो सिस्टम होती है वो सिस्टम के अंदर उसके क्या एडवांटेजेस है और क्या डिसएडवांटेजेस यानी कि लिमिटेशंस क्या है, वो हम आज लेक्चर में देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एडवांटेजेस जो हम बताएं मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, तो ये है फोरकास्टिंग बजट्स। क्या होता है फोरकास्टिंग बजट? मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम जो होती है वो सिस्टम किस तरह से यूज़ होता है, उसके फीचर्स में हमने देखा था। जब अकाउंटिंग का काम ख़त्म होता है, मतलब कि जहाँ पे अकाउंटिंग वर्क कंप्लीट होता है, वहाँ से मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम शुरू होता है। बजट यानी कोई भी काम करने से पहले उसका हम पहले से कुछ अंदाज़ा लगा सकें, तो बोलते हैं बजट। मुझे कोई प्रोडक्ट बनानी है या कोई बिजनेस एक्सपांसन का कोई डिसीजन लेना है, क्या कि नई ब्रांच कोई ओपन करनी है या नई कोई टेरिटरी में मुझे मेरा काम स्टार्ट करना है, ये ऐसे बिजनेस एक्सपांसन के डिसीजन है जिस पे हम बहुत सारा रिसर्च करना पड़ता है। पहले हम जो चीज़ बना रहे हैं, जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, उस प्रोडक्ट को कैसे बेटर बनाना है, या उसके सब्सिडरी उसके यूजेस क्या है, वो सब कुछ देखना है, या कोई नई प्रोडक्ट ऐड करना है, या कोई नए एरिया जहाँ पे प्रोडक्ट हमारा सेल नहीं हो रहा है वहाँ पे सेल करना है, डिस्ट्रीब्यूटरशिप देना है, सेल्स को बढ़ाना है। तो कैसे कैसे वो, मतलब जितने भी बिजनेस के फोरकास्टिंग डिसीजन जो है, वो सारे डिसीजंस के पर पहले क्या होता है, बजट बनता है। बजट के बाद हम ऐसा बता सकते हैं कि भाई ये काम करना है या नहीं। जैसे मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी होती है उसमें मशीनरी ज़्यादा यूज़ होती है, तो वहाँ पे ये भी डिसीजन मेकिंग का एक पॉइंट ऑफ व्यू हो जाता है कि भाई हम जो प्रोडक्ट हमारे यहाँ पे बनाते हैं, मतलब देखो कई सारी ऐसी चीज़ें होती है जो रॉ मटेरियल होता है और 3 4 5 चीज़ें मिल के हमारा फिनिश प्रोडक्ट बनता है। तो इसमें से मतलब कि जो भी चीज़ हम बनाते हैं यहाँ पे फिर हमारी फिनिश प्रोडक्ट में यूज़ करते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि वो एक पार्ट्स हम यहाँ पे ना बनाएं और डायरेक्ट मार्केट से खरीदे तो वो हमको इजीली मिल जाएगा और हम जो बनाते हैं उसकी कॉस्ट से सस्ते में मिल जाएगा। तो क्या करना चाहिए, ये बाय करना चाहिए बाहर से या हमें मैन्युफैक्चर करना चाहिए? तो ये भी एक डिसीजन का पॉइंट ऑफ व्यू हो जाता है कि भाई इसके अंदर हमें क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम बहुत इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने के अंदर काम आती है। जैसे देखो, द बजट्स आर द बेसिस विच आर यूज टू कंट्रोल द बिजनेस एक्टिविटीज बाय द मैनेजमेंट। अब देखो मैनेजमेंट का काम क्या होता है, डिसीजन लेना, सिस्टम बनाना और उस सिस्टम को फॉलो करना, मतलब वो सिस्टम इम्प्लीमेंट बिजनेस के अंदर करना और फिर उसकी रिपोर्टिंग देखना। मैनेजमेंट का काम ये नहीं है कि भाई कोई एम्प्लॉय काम नहीं करता है तो चलो मैं खुद कर लूँ, ये नहीं होता है। हम यहाँ पे जो भी बात करते हैं वो कॉरपोरेट कंपनीज की बात करती है। वो कंपनीज जहाँ पे 100-200 करोड़ का टर्नओवर होता है, जो वर्ल्ड वाइड कंपनी होती है, मल्टीनेशनल कंपनी होती है, या फिर लोकल डोमेस्टिक कंपनी है तो पूरे इंडिया में फैली हुई कंपनी है, उस टाइप का जो कंपनी का मैनेजमेंट होता है, वहाँ पे जो पर मैनेजिंग डायरेक्टर्स जो होते हैं या मैनेजमेंट के अंदर जितने भी अलग अलग टाइप के एडमिनिस्ट्रेटर जो होते हैं, उन लोगों को क्या करना है, एक सिस्टम बनानी है। वो सिस्टम बनाने के बाद वो सिस्टम को फॉलो करना है, और फॉलो करने के बाद मतलब कि वो फॉलो करवाना है लोगों से और लोगों से काम लेना है। यही तो मैनेजमेंट का काम है, बराबर। जो सीईओ होते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज के, तो क्या करता है वो, उन लोग क्या करते हैं, वो अपने दिमाग में जो आइडिया आता है वही आइडिया पर काम करते हैं, पर लोगों से काम करवाते हैं, वो खुद काम नहीं करते। तो मैनेजमेंट का काम यहाँ पे ये रहता है। तो जो भी डिसीजन उसको लेना है, मतलब कंट्रोल करना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको बजट बनाना पड़ेगा। बजट किस तरह से बनेगा, वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग की सिस्टम में है कि भाई बजट हमें किस तरह से बनाना है।
ठीक है। इट इज़ द जॉब ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट। ये मैनेजमेंट अकाउंटेंट की जॉब बन जाती है कि भी कोई भी बजट बनाना है तो किस तरह से बनाए, तो प्रिपेयर वेरियस टाइप्स ऑफ बजट। यहाँ पे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूँ तो इस तरीके से बजट वैसा होता है जैसे कि मुझे प्रोडक्शन करना है तो मुझे कितना प्रोडक्शन करना है प्रोडक्शन करके फिर स्टॉक बढ़ जाएगा तो फिर क्या होगा, तो प्रोडक्शन बजट पहले होता है। प्रोडक्शन बजट के पहले होता है रिक्वायरमेंट बजट, मार्केट में डिमांड कैसी है, कितनी है। तो वो सब जो बजट होते हैं अलग अलग टाइप्स के बजट जो हम प्रैक्टिकल चैप्टर में देखेंगे, वेरियस टाइप्स ऑफ बजट्स, उसमें ये सारे बजट हम बनाएंगे किस तरीके से वो बजट बनेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे बजट होते हैं। जैसे कि मुझे सेल करना है तो सेल्स के पहले मैं पहले डिमांड देखूंगा कि भाई मार्केट में इस चीज़ की कितनी डिमांड है, पिछले साल कितना सेल हुआ था, अब मुझे कितना सेल करना है, अब कितना हो सकता है, ये सारी चीज़ें मायने रखती है। अब सेल्स बजट बन गया तो सेल्स में जब मालूम पड़ा कि इतने चीज़ तो सेल होगी तो उसके बाद क्या बनेगा, प्रोडक्शन बजट। इतनी चीज़ बनेगी तो हमारे पास इतना स्टॉक रहता है, तो वो स्टॉक रखने के बाद मुझे प्रोडक्शन कितना करना है, प्रोडक्शन बजट बनेगा। प्रोडक्शन बजट बन गया तब मुझे पता चल गया कि इतना प्रोडक्शन करना है तो फिर जाएगा रॉ मटेरियल पे कि कितना रॉ मटेरियल लगेगा और कितना हमारे पास पड़ा है, कितना अवेलेबल है और कितना शॉर्ट टाइम में मिल सकता है। तो वो हो गया रॉ मटेरियल का रिक्वायरमेंट बजट। रॉ मटेरियल का रिक्वायरमेंट बजट हो गया, फिर उसका परचेस बजट बनेगा कि भाई कितनी चीज़ें हम परचेस करेंगे। फिर आ जाएगा कि भाई कैसे इंटरवल में परचेस करेंगे, क्वार्टरली परचेस करेंगे, मंथली परचेस करेंगे या पूरे साल का एक साथ परचेस करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो होती है मैनेजमेंट अकाउंटेंट का काम बन जाती है। यहाँ पे ये सारे बजट बनाने के बाद हमें एक स्मूथली एक सिस्टम से बिजनेस चलता है। ठीक है, लाइक प्रिपेयरिंग प्रोडक्शन बजट ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स फोरकास्ट। प्रोडक्शन बजट बनता है सेल्स के फोरकास्ट से। एंड प्रोडक्शन फैसिलिटीज अवेलेबल, फॉर्मुलेटिंग मटेरियल लेबर एंड ओवरहेड बजट, प्रिपेयरिंग कैश बजट, कैपिटल बजट एटसेट्रा। कैश बजट भी बनता है कि भाई कैश बजट के हिसाब से पता चलेगा कि हमारे पास कितनी कैश अवेलेबल है, कितना लिक्विड फंड है, कितना फंड कहाँ से आएगा, कहाँ पे जाएगा, बराबर। दिस रिक्वायर डिटरमाइनिंग बिजनेस ऑब्जेक्टिव, सिलेक्टिंग प्रॉपर स्ट्रेटेजी फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव। तो ये सारी चीज़ें जो होती है वो अकाउंटेंट के रोल में आती हैं, उसको बोलते हैं मैनेजमेंट अकाउंटेंट। और ये सारी चीज़ करके बिजनेस ग्रोथ, बिजनेस एक्सपांसन और बिजनेस के बहुत सारे एस्पेक्ट के डिसीजन लिए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला तो इसका एडवांटेजेस है ये प्रिपेयर फोरकास्टिंग बजट्स। सेकंड देखे जाए तो मिलता है हमको क्लासिफिकेशन एंड अरेंजमेंट ऑफ डेटा। देखो डेटा मिल जाना ये बहुत अच्छी बात है, पर डेटा जब मिले तो उसको क्लासीफाई करना पड़ता है। जैसे कि अकाउंटिंग डेटा हमने बोला कि भाई अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम कहाँ से शुरू होता है, जहाँ पे फाइनेंस अकाउंटिंग का काम ओवर होता है। उसके बाद जो डेटा हमारे पास आया वो डेटा को क्लासीफाइड करना पड़ता है और प्रॉपर उसको अरेंज करके प्रॉपर प्रेजेंटेशन करना होता है। अगर वो प्रेजेंटेशन प्रॉपर नहीं हुआ, प्रॉपर अरेंज नहीं हुआ तो फिर डिसीजन मेकिंग में बहुत दिक्कत आएगी। ठीक है, जैसे अकाउंटिंग डेटा हैज़ टू बी क्लासिफाइड एंड प्रॉपरली अरेंज फॉर प्रेजेंटेशन बिफोर द मैनेजमेंट। जैसे कि फिगर्स ऑफ परचेस एंड सेल्स प्रोडक्ट वाइज मुझे सेल्स परचेस चाहिए, कितना प्रोडक्ट को, कौन से प्रोडक्ट कितनी सेल हुई, रीजियन वाइज एंड पीरियड वाइज। रीजियन वाइज मतलब पूरे इंडिया में माल सेल हो रहा है तो गुजरात में कितना हुआ, महाराष्ट्र में कितना हुआ, मध्य प्रदेश में कितना हुआ, जम्मू कश्मीर में कितना हुआ, वो रीजियन वाइज, बराबर है। रीजन वाइज मतलब नॉर्थ ईस्ट साउथ वो भी कह सकते हैं। वो रीजन वाइज मुझे डेटा चाहिए। पीरियड वाइज मंथ वाइज चाहिए, क्वार्टरली चाहिए, वो एक पीरियड डिसाइड करेंगे हम। क्यों? क्योंकि हर जगह पे ट्रेडिशन अलग अलग होता है और हमारी प्रोडक्ट जो होती है, मतलब दिवाली के टाइम पे हम करोगे तो जहाँ पे दिवाली धूमधाम से मनाई जाती है वहाँ पे ज़्यादा होगी। हमारे कोई प्रोडक्ट ऐसी है तो रीजन वाइज इस तरीके से देखा जाता है कि कौन से रीजन में कब कौन सा फेस्टिवल है कि कहाँ पे जब माल ज़्यादा बिकेगा या हमारी प्रोडक्ट ज़्यादा सेल होगी। मान लो कि हमारी कोई गारमेंट कंपनी है, कपड़ा बनाने की कंपनी है, पेंट बनाती है, तो वो उसका क्या होगा कि भाई कहाँ पे जब ज़्यादा फेस्टिवल, जहाँ पे शादियों का सीज़न ज़्यादा होता है, तो कैसे कैसे रीजन में होता है। तो ये सारी चीज़ें इसलिए क्लासीफाइंग करनी पड़ती है। डेटा मिल गया, मेरे को डेटा मिला कि मैंने 2 करोड़ का सेल किया, पर 2 करोड़ के अंदर कौन सी आइटम सेल हुई, हमारे 500-400 आइटम है, कौन से आइटम कौन सी सेल हुई, तो उसको क्लासीफाई करना पड़ता है, अरेंज करना पड़ता है। ठीक है, द फॉर्मेट्स ऑफ रेगुलर रिपोर्ट मस्ट बी प्रिपेयर्ड इन एडवांस। ये जो भी फॉर्मेट हम बनाते हैं उसको एडवांस में बनाना पड़ता है। एडवांस में वो फॉर्मेट बनाना है और एडवांस में उसी फॉर्मेट के अंदर फिर सारी डेटा को डिटेल में उसका प्रॉपर क्लासीफाइंग करना है।
so that they may be presented regularly before management as per the requirement. मैनेजमेंट अकाउंटेंट का एक रोल है कि उसको ये जो सारे डेटा जो देना है मैनेजमेंट को, तो उसके पास एक प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए। डेटा क्लासीफाई कैसे करना है, फिर डेटा को अरेंजमेंट कैसे करना है, ये सारी चीज़ें जो है अभी वो सॉफ्टवेयर पे, अभी डिजिटलाइजेशन हो गया तो सॉफ्टवेयर पे चलता है। जैसे ERP सिस्टम हो गया, टेली का सॉफ्टवेयर जो है उसके अंदर हो गया, एक्सेल का बहुत सारा लोग अभी यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे होती है जो आप प्रैक्टिकली देखोगे तब पता चलेगा। पर आपको ये नॉलेज होना ज़रूरी है कि भाई ऐसा मुझे कोई फॉर्मेट मेरे पास होना चाहिए या तो फिर ऐसा कुछ काम होता है। ठीक है, तीसरा एडवांटेजेस देखें हम तो ये है प्रेजेंटेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ अकाउंटिंग डेटा। अकाउंटिंग डेटा हमारे पास आ गया और फिर उसको प्रेजेंट कैसे करना है, प्रेजेंटेड बिफोर द मैनेजमेंट इन द प्रॉपर पर्सपेक्टिव so that it becomes meaningful. The interpretation of accounting data by means of accounting ratio, cash flow statement, charts, graphs, etc. must be made so that the attention of management is drawn to those weak point which needs the attention of management. यानी कि जो हम अकाउंटिंग डेटा प्रेजेंट करेंगे उसमें हमको रेशियो दिखाना पड़ता है, रेशियो मिलता है, कैश फ्लो का स्टेटमेंट बनता है, कैश फ्लो कहाँ से केस आई, कहाँ पे केस गई, कितने केस कब आई, कितनी केस कब गई, और रेशियो होता है जो परसेंटेज, यानी कि परसेंटेज जब नेगेटिव जाते हैं तब हमको ध्यान में रखना पड़ता है कि भाई यहाँ पे एक वीक पॉइंट है तो उस पे ऊपर काम करना है। खाली मैनेजमेंट को वो अच्छी तरीके से पता चले, इसके लिए हमको अकाउंटिंग डेटा जो है उसको सही तरीके से प्रेजेंट करना वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का इम्पोर्टेंट काम है। और ये वहाँ पे मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम बहुत ही इम्पोर्टेंस काम देती है। रूटीन एंड स्पेशल रिपोर्ट। अब देखो रूटीन रिपोर्ट का क्या हो गया, तो रूटीन रिपोर्ट मतलब ये दो टाइप के रिपोर्ट होते हैं। एक रिपोर्ट्स होता है बिफोर द मैनेजमेंट, जैसे कि एक रिपोर्ट्स होता है स्पेशल रिपोर्ट, और एक रिपोर्ट होता है रूटीन। स्पेशल रिपोर्ट कैसे है, तो जब मैनेजमेंट डिमांड करे तब। और रूटीन रिपोर्ट क्या हो गया, पे हर महीने का सेल्स कितना हुआ, हर महीने परचेस कितना हुआ, हर महीने सैलरी कितनी गई, प्रोडक्शन कितना हुआ, इनवर्ड कितना हुआ मटेरियल, आउटवर्ड कितना हुआ, वो सारे हो गए, वो रूटीन काम हो गया। GST कितना पे किया, वो सारा हो गया रूटीन डेटा। स्पेशल रिपोर्ट कब बनता है, तो स्पेशल रिपोर्ट क्वार्टरली बनता है, फिर हाफ ईयरली बनता है, या मंथली भी बन सकता है, जैसे डिमांड, जैसे मैनेजमेंट की डिमांड। तो ये मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर ऐसी कोई टेक्निक भी है कि जहाँ पे हम ऐसे रिपोर्ट्स बना सकते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ये काम है। ठीक है, द मैनेजमेंट अकाउंटेंट इज कॉल्ड अपॉन द प्रेजेंट ऑफ स्पेशल रिपोर्ट ऑन द इफेक्ट ऑफ सच चेंज ऑन प्रॉफिट एंड फाइनेंशियल पोजीशन। जैसे बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का स्टेटमेंट जो होता है वो ज़्यादातर क्वार्टरली या मंथली चेक किया जाता है, और उसको पता चलता है कि भाई एक मंथ में हमारा कितना प्रॉफिट का चेंजेस हुआ, बैलेंस शीट में हमारी क्या क्या इफेक्ट आई। ठीक है, तो इस तरीके से एक रिपोर्टिंग का काम जो है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम में हम करते हैं, तो इसलिए मैनेजमेंट इंपॉर्टेंस का ये बहुत बड़ा एडवांटेजेस है। इफेक्टिव मैनेजमेंट कंट्रोल, यस, सबसे पहले तो सबसे अच्छा तो यही बेनिफिट है इसका कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम से मैनेजमेंट पे पूरा कंट्रोल रहता है, मतलब इफेक्टिव मैनेजमेंट होता है। देखो मैनेजमेंट जो होता है वो जो भी लोग होते हैं उसने सिस्टम बनाई, समझाई, सब कुछ कर दिया, पर उसको फॉलो नहीं होगा तो जो चाहिए, जो गोल हमारा जो है वो कभी अचीव होगा नहीं। मतलब कि बिज़नेस का जो भी गोल है वो कभी अचीव होगा नहीं, जो विज़न पे बिज़नेस काम कर रहा है वो विज़न भी कभी अचीव होगा नहीं। तो हर बार मैनेजमेंट के जो भी पर्सन हैं वो लोग हर बार हर एक एम्प्लॉय हर एक डिपार्टमेंट पे ध्यान रख के तो बैठेंगे नहीं। तो एक ऐसी सिस्टम बनानी चाहिए कि ऐसे उस सिस्टम के अंदर जो काम मैनेजमेंट को चाहिए वो काम आसानी से उनको मिल पाए। मतलब इसको ऐसा बोलते हैं कि एक्सेप्शनल मैनेजमेंट भी बोलते हैं, मतलब उनकी गैर हाजिरी में भी काम चलता रहेगा और उनको जो भी आउटपुट चाहिए वो मिलता रहेगा। यानी कि द टॉप मैनेजमेंट कैन नॉट पे अटेंशन टू मिनट डिटेल्स ऑफ एवरीथिंग। उनके पास ऐसा टाइम नहीं होता कि भाई हर वक्त वो अपने फैक्ट्री पे ध्यान रखे, हर वक्त अपने सुपरवाइजर पे ध्यान रखे, हर वक्त अपने मैनेजर पे ध्यान रखे, नहीं। टॉप मैनेजमेंट के जो लोग होते हैं उनके पास ऐसा टाइम होता ही नहीं है। ठीक है, हैंस द अटेंशन मस्ट बी ड्रॉन टू दिस एक्टिविटी ओनली विच आर नॉट प्रोसीडिंग एज प्लान्ड। मतलब उनको यही ध्यान रखना है कि भाई एक बार प्लानिंग बना दिया फिर उसके ऊपर काम करना है। उसके ऊपर काम हुआ या नहीं हुआ उसको पता कैसे चलता है, बाय द रिपोर्टिंग। जब अकाउंटिंग रिपोर्ट्स उनके सामने आएगी तभी उसको पता चलेगा कि भाई मैंने जो जिस सिस्टम बनाई थी वो काम होता है या नहीं हो रहा है। ठीक है, दिस कॉल्ड मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। एक्सेप्शन मतलब कि वो लोग हाजिर नहीं है फिर भी
ऑटो मोड पे काम चल रहा है। यही तो बड़ी बिजनेसेस की एक वो मोनोपोली होती है कि भाई वो लोग ने सिस्टम बना दी और काम चल रहा है, ठीक है। इट इज़ दिस विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम ऑन अटेंशन of the top management. It is responsibility of the management accountant to interpret the accounting data and draw the attention to only such activities. तो यहाँ पे मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम में जो भी हमने सीखा है, जो भी मैनेजमेंट अकाउंट की टेक्निक्स जो है उसका यूज़ करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा एक बेनिफिशियल वर्क देता है, बराबर है। इवोल्यूशन ऑफ कैपिटल प्रोजेक्ट। यस, कैपिटल प्रोजेक्ट्स क्या होता है, मतलब कहीं पे बिजनेस को कोई इन्वेंशन यानी कि इनोवेशन करना है या इन्वेस्ट करके कोई नई ब्रांच या नई कंपनी खड़ी करनी है, नई मशीनरी लानी है, पुरानी जो सिस्टम है सब उसको निकाल के नया कुछ प्लांट करना है, ये सारा कैपिटल रिपोर्ट्स हो जाता है, मतलब कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो जाता है। कैपिटल प्रोजेक्ट्स लाइक रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड मशीन्स बाय न्यू मशीन्स, स्कीम फॉर एक्सपांशन ऑफ बिजनेस, इन्वॉल्व कंसिडरेबली लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये ऐसी एक प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें बहुत सारा इन्वेस्टमेंट लग जाता है। द मैनेजमेंट अकाउंटेंट इज कॉल्ड अपॉन टू इवेल्यूट सच प्रोजेक्ट्स इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी रिक्वायरमेंट्स। तो यहाँ पे मैनेजमेंट सिस्टम की जो टेक्निक्स है, जो सिस्टम है, उसके मैनेजमेंट की अकाउंटिंग की टेक्निक क्या है वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के जो सिस्टम है, जो टेक्निक्स है, उसमें उसके द्वारा मैनेजमेंट अकाउंट जो है वो इसमें से कोई भी एक ऑप्शन चॉइस कर सकता है। मतलब कि देखो, एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि मुझे कोई मशीनरी लगानी है अपनी कंपनी में, तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है, कौन सी मशीन लगाऊं, कौन सी मशीन मुझे बेनिफिशियल लगेगी। पुरानी मशीन है उसको रिपेयर करके चलाना बेटर है, या फिर उसको रिपेयरिंग में जितना खर्चा आएगा और वो कितने साल चलेगी उससे ज़्यादा खर्चा नई मशीन में नहीं है, तो नई मशीन लानी अच्छी है या पुरानी मशीन चलानी अच्छी है। अगर नई मशीन लानी है तो उसमें कितना इन्वेस्टमेंट जाएगा और कौन सी कंपनी की मशीन अच्छी है, वर्क एफिशिएंसी कितना है, उसमें हमको कितना आउटपुट मिलेगा, पावर कंजप्शन कितना करेगा, वो सब डिटेल्स में एनालिसिस और पहले वो रिसर्च होता है, वो मैनेजमेंट अकाउंटेंट का काम रह जाता है। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के सिस्टम के अंदर वो हम देख के कोई अच्छा सा बेटर एक ऑप्शन चॉइस करते हैं। अल्टरनेटिव प्रोजेक्ट ऑफ आर कंपेयर्ड एंड इवैल्यूएटेड द मैनेजमेंट अकाउंटेंट हेल्प सिलेक्टिंग टू वन प्रोजेक्ट। जितने भी ऑप्शन है वो सारे ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन हम चॉइस कर सकते हैं। तो ये सारे जो थे वो थे एडवांटेजेस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंट, जैसे कि बजट था, बजट बना के हम अच्छे से काम कर सकते हैं। फिर था क्लासिफिकेशन ऑफ अरेंजमेंट डेटा और प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। फिर था रूटीन और स्पेशल रिपोर्ट, इफेक्टिव मैनेजमेंट कंट्रोल और कैपिटल प्रोजेक्ट्स का इवेल्यूशन। अच्छा, इतने बेनिफिट्स होने के साथ साथ इस मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम की कई सारे लिमिटेशन भी है। तो आइए देखते हैं लिमिटेशन क्या क्या होती है। सबसे पहली लिमिटेशन है डिपेंडिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग। वो जो है वो फाइनेंशियल अकाउंट पे डिपेंड रहता है, यानी कि उसके पास जब फाइनेंशियल अकाउंट से प्रॉपर डेटा आएगा, ऑन टाइम डेटा आएगा, तब उसका काम शुरू होगा। अगर फाइनेंसिंग अकाउंटिंग का काम में ही कभी गड़बड़ है या वहाँ पे भी कोई डेटा प्रॉपर नहीं आ रहा है, ऑन टाइम नहीं आ रहा है, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम काम करेगी नहीं। वो सारी चीज़ें जो है, वो टेक्निक जो है, वो एनालिसिस जो है, वो जो रिपोर्ट्स है, जो रूटीन हो या स्पेशल रिपोर्ट हो या बजट हो या कुछ भी हो, वो सारा डिपेंडिंग ऑन किस पे है, फाइनेंसिंग रिपोर्ट यानी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे। एंड इन्फॉर्मेशन नेसेसरी फॉर द पर्पज ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंसी डिराइव्ड फॉर फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। Therefore, on the accuracy of financial and cost data, the efficiency of management accountancy depends. If the finance report turn out to be defective, the reports prepared by management accountant on such basis should be also be defective. फाइनेंस में से डेटा मुझे प्रॉपर नहीं मिला तो मेरा जो रिपोर्ट बनेगा वो रिपोर्ट ही डिफेक्टिव रहेगा, फिर उसके ऊपर जो डिसीजन होगा तो डिसीजन गलत ही साबित होगा। नॉलेज ऑफ अदर सब्जेक्ट्स का मीनिंग होता है यहाँ पे कि जो भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग की टेक्निक हम यूज़ करने वाले हैं तो उसमें खाली फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ही काम नहीं है, यानी कि डेबिट क्रेडिट ही इतना ही लिमिटेशन नहीं है। अदर सब्जेक्ट जैसे लाइक इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स,
ऐसे सब्जेक्ट्स का भी नॉलेज इसमें रिक्वायरमेंट रहती है, तब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट अकाउंटिंग के सिस्टम का प्रॉपर तरीके से यूज़ कर सकते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग मेक्स यूज ऑफ टेक्निक्स ऑफ नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स लाइक इकोनॉमिक, फाइनेंस अकाउंटिंग, स्टैटिस्टिक एक्सेट्रा। इफ द मैनेजमेंट लैक्स साउंड नॉलेज ऑफ वन देम, इट विल इफेक्ट यूटिलिटी ऑफ रिपोर्ट्स, अल्टीमेट सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम। अब इसमें से कोई एक सब्जेक्ट का भी नॉलेज नहीं है आपको, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग की टेक्निक या सिस्टम आप यूज़ कर पाते नहीं है, और उसमें फिर प्रॉब्लम्स, जो रिपोर्ट्स भी आता है वो आधे अधूरे होते हैं, तो फिर वो रिपोर्ट प्रॉब्लम देने वाले बन जाते। फिगर्स इन मनी ओनली, यानी कि यहाँ पे जो भी हमारे पास आंकड़े आते हैं वो ओनली इन मनी होते हैं। जैसे मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रोवाइड्स यूजफुल अकाउंटिंग डेटा फॉर पॉलिसी डिसीजन, बट द डेटा सो प्रेजेंटेड आर ओनली इन द फॉर्म ऑफ मनी फिगर्स। हमारे पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग से डेटा आता है, और वो डेटा के अंदर ओनली मनी मैटर करता है, बराबर है। तो मैनेजमेंट अकाउंटेंट बिकम्स हेल्पलेस इन केस ऑफ इवेंट और नॉट कैपेबल फॉर बीइंग एक्सप्रेस्ड इन फिगर्स। फॉर एग्जांपल, he is able to compute the profitability or otherwise of the new project, but effect on the morale of the employees cannot be measured। यानी कि देखो, हम मशीन की एग्जांपल लेके चले, तो मुझे एक ऐसा डिसीजन लेना है, कोई एक बिजनेस में ऐसा डिसीजन लेना है कि नई मशीन परचेस करूँ या पुरानी वाली मशीन ही चलाऊँ, तो वो आंकड़ों के ऊपर काम होता है कि भाई पुरानी मशीन इतना खर्चा जाएगा, नई मशीन में इतना आएगा, बट मशीन पे काम कौन करने वाला है? एम्प्लॉई। अब एम्प्लॉई का मोरल क्या है, वो हम कैसे मापेंगे? वो तो हमको डेटा में, फिगर्स में मिलेगा नहीं। एम्प्लॉई को क्या चाहिए? वो इसी सिस्टम से काम करना है या नई सिस्टम वो अप्लाई करेगा या नहीं करेगा? अगर नई सिस्टम हम अप्लाई करने जाएंगे और पुराने एम्प्लॉय चले गए, हड़ताल लगा दी, क्या करो? तो ये जो चीज़ें हैं, मतलब जो एक क्वालिटेटिव जो वो एक चीज़ है, फीलिंग्स, जो एक कहीं पे इमोशंस जुड़े होते हैं इंसान के, वो में मिसिंग है। मतलब हम यहाँ पे ओनली फॉर फिगर्स के ऊपर काम करते हैं। वैसे यहाँ पे ह्यूमन बीइंग जो होते हैं उसका इम्पोर्टेंस यहाँ पे कम हो जाता है। तो जहाँ पे ह्यूमन बीइंग काम होता है वहाँ पे ये सिस्टम कम काम देती है, मतलब वो ध्यान में रखना पड़ जाता है। एक्सपेंसिव है, सही में एक्सपेंसिव है, क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटेंसी जो है वो रिक्वायर करती है लार्ज नंबर ऑफ ट्रेंड एंड हाईली एजुकेटेड ऑफिसर एंड अदर एम्प्लॉइज इन एडिशन टू प्रिपरेशन ऑफ न्यूमरस रिकॉर्ड्स। देखो, मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम की टेक्निक जो है ना, वो सारी हमने सीखी है, आपने पढ़ी है सब कुछ, बस उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है ना, वही आपको सीखना है, बराबर है। जैसे देखो, आपने प्रोसेस कॉस्टिंग सीखा है, पता है आपको प्रोसेस कॉस्टिंग, बट अभी बिजनेसेस में जाएंगे, प्रोसेस कॉस्टिंग अकाउंटेंट को मालूम नहीं है, वो यूज़ करता है नहीं करता, कैसे यूज़ करता है उसको पता नहीं है, तो यहाँ पे दिक्कत है, यहाँ पे प्रॉब्लम है। इसलिए पढ़ना है थियरी में कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग की सिस्टम क्या है, किस तरह से हम काम करेंगे। आगे उसके टेक्निक में हम पढ़ेंगे, तब आपको पता चलेगा कि ये सारी चीज़ें तो हमको आती है, लेकिन हमने कभी यूज़ किया ही नहीं। अगर इसका यूज़ करें तो आप अच्छे से एक नॉर्मल अकाउंटेंट से होके मैनेजमेंट अकाउंटेंट आराम से बन सकते। फ़र्क है खाली आपको मैनेजमेंट को ये सब चीज़ें दिखाने की, सब रिपोर्ट्स बनाने की, बराबर है। तो ये सही है कि भाई इसका एक्सपेंसिव है, ये बहुत सारे उसमें एजुकेटेड पर्सन और ऑफिसर्स चाहिए। इन एडिशन टू प्रिपरेशन न्यूमरस रिकॉर्ड, इन देयरफॉर रिक्वायर्स टू एलेबोरेट ऑर्गेनाइजेशन विच मेक्स इट वेरी एक्सपेंसिव टू इंस्टॉल मैनेजमेंट अकाउंटेंसी सिस्टम एंड ओनली बिग फर्म्स कैन अफोर्ड इट। मैंने इसलिए बोला कि हम जो बात कर रहे हैं वो कोई छोटे मोटे बिजनेस की नहीं, बड़ी कंपनी जो कॉरपोरेट कंपनीज होती है वहाँ पे ये सिस्टम होती है। अगर आप छोटे से बिजनेस में भी ये सिस्टम करोगे तो वो बिजनेस बड़ा होगा ही, एक्सपेंशन होगा ही, क्यों नहीं होगा। अगर आप एक व्यापारी की सोच रखोगे और बिजनेस करोगे तो आप व्यापारी ही बने रहोगे। एक सीईओ की आप सोच रखोगे और बिजनेस करोगे, उसकी तरह से डिसीजन लोगे, उसी तरह से मैनेजमेंट करोगे, तो कॉरपोरेट कंपनी बनेगी। यही फर्क है दोनों में, बराबर है। तो जब भी बात आती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम की, तो ये एक्सपेंसिव है, तो ये उसकी एक लिमिटेशन है, ठीक है।
डिसीजन बाय मैनेजमेंट, यहाँ पे एक इसकी एक नेगेटिव एक लिमिटेशन ये भी है कि भाई इसका जो डिसीजन होता है वो मैनेजमेंट के थ्रू ही लिया जाता है, बराबर। मैनेजमेंट अकाउंटेंसी सिस्टम इज ओनली द टूल मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग, ये डिसीजन मेकिंग के लिए ही ये सिस्टम है, सही है, ये डिसीजन मेकिंग करने के लिए ही ये सिस्टम बनी है। इट प्रोवाइड्स सच डाटा एज वुड बी यूजफुल टू मैनेजमेंट बट द डिसीजन आर अल्टीमेटली टू बी टेकन बाय मैनेजमेंट एंड नॉट द मैनेजमेंट अकाउंटेंट। मैनेजमेंट अकाउंटेंट जो होता है उसको उसका काम है खाली उसको डेटा तैयार करके उसको प्रेजेंट करना ऑन इन द मैनेजमेंट मीटिंग। मैनेजमेंट डिपार्टमेंट जो होता है, मैनेजमेंट में अंदर जो भी बॉडी होती है उसके अंदर इसको रिपोर्टिंग देने का काम है खाली, पर डिसीजन जो होगा वो तो मैनेजमेंट ही लेंगे। In spite of rapid progress in the developed countries like the USA, the decisions are taken by the top management, which times go against the reports presented by accountant। यानी कि मैनेजमेंट अकाउंटेंट का जो काम है वो काम है कि उनको बिजनेस का पिक्चर दिखाने का काम है कि भाई ये है, मैंने ये डेटा देखा, उसका एनालिसिस किया, तो ये सिचुएशन है, अब ये ऑप्शन बेटर है, ये ऑप्शन बेटर है, आपका डिसीजन है, आपको क्या करना है। डिसीजन होता है ओनली ऑन बाय मैनेजमेंट, तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट है ये इसकी, ठीक है। अब डिसीजन मेकिंग मैनेजमेंट है वो सही है, लेकिन जो सारा वर्क जो है, जो भी आइडियाज़ लगाया, जो भी काम किया है, जो भी इंटरप्रिटेशन किया है, वो मैनेजमेंट अकाउंटेंट का है। अगर उसने जो डिसीजन दिया उसके अगेंस्ट कोई डिसीजन ले लिया तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम काम करेगी नहीं। ऑपोजिशन अगेंस्ट न्यू सिस्टम, हाँ ये हमने पहले डिस्कस किया कि भाई एम्प्लॉय जो है वो हमारे ड्यू सिस्टम के लिए अभी अवेलेबल नहीं है, अपोज करेंगे, कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा तो क्या करेंगे। नया नया कुछ बिजनेस में लाने से ये भी एक नेगेटिव रोल है उसका, वो भी ध्यान में रखना है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज अ न्यू डेवलपिंग डिसिप्लिन एंड इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ शिफ्टिंग एंड चेंजेस इन द एस्टेब्लिशमेंट पैटर्न ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, hence it is bound to meet with opposition from some quarter or the other. It has been an unhappy experience of human history that changes and improvement have always met with stiff opposition in the initial stage, which would be softened to a certain external later। जैसे ह्यूमन बीइंग का एक नेचर होता है, वो जिस पैटर्न में काम करता है ना उसी पैटर्न में उसको काम करना, मतलब एक सेफ मोड में काम करता है। कुछ नया, कुछ बेटर जल्दी से एक एम्प्लॉई जो होता है वो अप्लाई नहीं करता है, तो ये बड़ी दिक्कत वाली बात है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में तो बहुत सारा ऐसा न्यू बेटर डिफरेंस होता ही है, तो न्यू बेटर डिफरेंस करते जाएंगे और एम्प्लॉय को अच्छा नहीं लगेगा तो एम्प्लॉय चेंज होते जाएंगे। शुरू में वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, धीरे धीरे एक्सेप्ट करेंगे, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो आने में बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम इतना रखते हैं, इतना पढ़ा हमने लिमिटेशन और एडवांटेजेस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम। आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे इन दोनों का डिफरेंस और फिर इसके टेक्निक किस तरह से क्या काम करती है वो, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।